आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का पाठ जो द्वितीय है के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकरण है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः यह पाया गया कि अधिकांश जो विकसित देश हैं और वहाँ विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। धीरे धीरे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और यह क्षेत्र है वो बहुत ही समृद्ध हो गया। पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा, क्योंकि जो खेती का जो तरीका है, तकनीकी है, उसमें बदलाव हुआ, जिसके कारण है उत्पादन हमारा बढ़ा। अनेक लोग दूसरे कार्य करने भी लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई और इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैनिक कार्य इत्यादि से भी जुड़ते गए। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित होती थी। अधिकतर लोग इसी क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त करते थे और विनिर्माण की जो नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे और उनमें से बहुत से जो लोग हैं वो कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग होने के कारण कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा और पिछले 100 वर्षों में विकसित जो देश हैं वहाँ द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व भी बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग हैं वो सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला बिंदु, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव। यानी पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि है वो द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिष्ठापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ, फिर भी रोजगार में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन नहीं हुआ था। किन किन क्षेत्रों में? द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में। और परिणामतः देश में लगभग आधे श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मात्र 15% से भी कम है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें हिस्सा 85% से भी अधिक है। ये क्षेत्र लगभग आधे लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। कौन सा? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है और यह अल्प बेरोजगारी का ही एक रूप है। इसमें व्यक्ति का अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा कार्य नहीं मिलता है, यानी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पूरा कार्य नहीं मिलता है। इसमें व्यक्ति रोजगार पर लगा हुआ प्रतीत होता है, किंतु उस व्यक्ति का उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। यदि उसे उस आर्थिक गतिविधि से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा छुपी हुई बेरोजगारी प्राय शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का तात्पर्य है उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहते हैं किंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, अर्थात वह पूरी तरह बेरोजगार रहता है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? तो इसमें पहला बिंदु है ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई के लिए नए बांधों का निर्माण किया जाए अथवा नहरें खोदी जाए। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो जाएगी। दूसरा बिंदु है सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण,
परिवहन और फसलों के भंडारण पर निवेश किया जाना चाहिए। तीसरा, बैंकों से उचित दरों पर किसानों को ऋण भी दिया जाए। चौथा, वनों के निकटवर्ती जितने भी गांव हैं और वहां पर शहद संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जाए, जहां किसान वनों से जो प्राप्त उत्पाद है, शहद है, इनको बेच सके। पांचवा, प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जाए, जहां किसान सब्जियां हैं या कृषिगत उत्पाद है जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल आदि आसानी से बेच सके। और यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। छठा बिंदु, पर्यटक स्थलों का विकास किया जाए। सातवां बिंदु, काम के अधिकार अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कौन से अधिकार? काम के अधिकार को प्रभावी तरीके से लागू करना। अगला आता है राष्ट्रीय रोजगार, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिनको नरेगा के नाम से पुकारते हैं। तो भारत सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए यह एक कानून बनाया था। कौन सा? नरेगा वाला। और इस कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं तथा जो काम करना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिन की? 100 दिन की। और यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। किसका? नरेगा का। यानी उनको 100 दिन की कम से कम 1 साल में रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। और इस अधिनियम में उन कार्यों को वरीयता दी जाती है जिनमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अब इसका जो नाम है वो बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। तो अब क्या हो गया? नरेगा की जगह मानरेगा। ठीक है ना। क्षेत्रकों का विभाजन। किसका? क्षेत्रकों का विभाजन। तो पहला है इसमें संगठित क्षेत्रक। कौन सा? संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इस कारण लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। इस क्षेत्रक में सरकार का नियंत्रण होता है तथा सरकारी नियमों एवं विनियमों की पालना पूर्ण रूप से की जाती है। और कर्मचारियों को कार्य के दौरान एवं सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक सुविधाएं मिलती हैं। किसमें? संगठित क्षेत्रक में। यानी पूरा नियमों के अनुसार ये चलाया जाता है। दूसरा, असंगठित क्षेत्रक। ये ठीक संगठित क्षेत्र के विपरीत हैं। तो इसमें देखिए, असंगठित क्षेत्रक में छोटी छोटी एवं बिक्री हुई उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा सरकार के नियमों है विनियमों है की पालना बिल्कुल नहीं की जाती है। और इस क्षेत्रक में श्रमिकों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है। इनमें न तो सवैतनिक अवकाश होता है और न ही रोजगार की निश्चितता होती है। काम के एवज में दैनिक मजदूरी के अलावा अन्य सुविधाएं नहीं मिलती है। किसमें? असंगठित क्षेत्रक में। अगला देखिए, असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यानी जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका संरक्षण कैसे हो। तो इसमें देखिए, असंगठित से जो क्षेत्रक है इसमें श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है तथा अधिक समय तक काम करवाया जाता है और उन्हें कभी भी रोजगार से निकाला जा सकता है। श्रमिकों के संरक्षण हेतु असंगठित क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते हैं। दुर्घटना के समय होने वाली हानि को उन्हें स्वयं ही वहन करनी पड़ती है। किनको? श्रमिकों को। अतः वे सदैव असुरक्षित रहते हैं तथा उनके चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किए जाते हैं। किसी भी बीमारी के समय उन्हें निजी चिकित्सकों से स्वयं के खर्चे पर ही इलाज करवाना पड़ता है। अतः इस क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है और इन क्षेत्रकों को रोजगार संबंधी कुछ नियमों का पालन करने हेतु बाध्य भी किया जाना चाहिए, जिससे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगला आता है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों का वर्गीकरण। तो इसमें 2 प्रकार का। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र। देखिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य है ऐसी गतिविधि से है जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका? सरकार का। तथा संचालन सरकार द्वारा ही किया जाता है
उदाहरण के लिए भारतीय रेल है, बैंक है, सरकारी अस्पताल है या कोई भी सरकारी विभाग है, वो किसका? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। सरकार लोगों को सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है और गरीबों के उत्थान हेतु सदैव प्रयास करती है। कौन? सरकार करती है। किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए? सार्वजनिक क्षेत्र में, क्योंकि सरकार का पूर्ण इस पर नियंत्रण होता है। दूसरा आता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसी गतिविधि से है जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन होता है। उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि जनता का हित। इसमें जन कल्याण की भावना नहीं होती है, केवल निजी लोगों द्वारा अपना खुद का लाभ कमाना उद्देश्य होता है। धन्यवाद।